हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि 7 अप्रैल से लेकर आपके पास 13 अप्रैल तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको कई बार बोला है कि जो आपका पुराना वाला करंट अफेयर शीट होता है उसको साथ में लेके बैठा करो ताकि आप टैली कर पाएँ कि कुछ करंट अफेयर मैच करता है पिछले वाले से। तो जो भी हम आपको बताते हैं साथ साथ फिर वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखना शुरू करते हैं कि किस बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है अगर हम बात करें इफ्को, आप सबको पता होगा इफ्को के बारे में। ठीक है, आप सबने कभी अगर घर पे खेती बाड़ी कभी आपने करी है तो उस पर खाद के बोरियों पे लिखा होता है, कभी अनाज खरीदा जाता है उनकी बोरियों पे लिखा होता है, अगर आपने देखा होगा। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, कहता है अगर हम बात करें जो द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जो कि वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है। इसने एक एमओयू साइन करा है। एमओयू आप सबको पता है जिसे क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट भी कह सकते हो। साइन करा है किसके साथ, एसीएमई, जिसका काम क्या है, क्लीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द पर्पस। अब यहां से आपके पेपर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, किसने साइन करा है, तो इफ्को ने साइन करा है, किसके साथ करा है, एसीएमई के साथ। किस चीज के लिए, फॉर द पर्पस एंड सप्लाई ऑफ, पर्पस नहीं, आई एम सो सॉरी, फॉर द परचेज एंड सप्लाई ऑफ अबाउट 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन निकालते हैं पहले अपने पेपर के लिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला देखिए, हम सबको पता है कि जब से हम पीएम मोदी जो है वो आत्मनिर्भर वाली जो बात कर रहे हैं उसके बारे में, उसी की लाइन में, मतलब उसी के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसे आप कह सकते हैं कि नेशनल, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, साथ साथ ही ऐड कर लेंगे कि किस विजन के अंदर ये एग्रीकल्चर को सस्टेनेबिलिटी की बात आ रही है। तो आपको याद रखना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, याद रखेंगे आप, क्या नाम आता है इसका, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो पहले तो आपको ये क्लियर रखना है कि कौन सा इनिशिएटिव है ये, तो आप याद रखेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर ये आता है। अब इसके अंदर क्या क्या बातें की जा रही है समझते हैं इसके बारे में। पहला तो ये कि जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स के लिए, अब कोई भी फॉसिल फ्यूल हो सकता है ये वाला, इंडिया फॉसिल फ्यूल्स के लिए क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट बोलने का मतलब है हम क्या करते हैं इसको, हम भाई इसको इंपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है जिससे क्लाइमेट को हार्म हो रहा है। तो यहां पे बोला जा रहा है डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन मतलब कि हम किसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, यहां पे कार्बन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। प्लस अगर हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हम यहां पर बढ़ रहे हैं। ये सारे एम हैं किसके, इसी के अंदर एम आते हैं, मतलब जो न्यूज आपके पास चल रही है इसी के अंदर ये एम आते हैं। समझ में आ गया पहले यहां तक। तो पहले आपको समझना है कि किसने साइन करा है, तो इफ्को ने साइन करा है किसके साथ, एसीएमई। और एसीएमई की बात करें तो क्या काम है इसका, तो क्लीन टेक सॉल्यूशन एक प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें अमोनिया को खरीदा और क्या किया जाएगा, उसे सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। ताकि क्या किया जा सके, ताकि प्रोड्यूस अमोनिया प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाएगा किसकी मदद से, रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से। और जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम हमेशा किसके ऊपर जा रहे हैं भाई, हम हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप सबने पिछले कुछ करंट अफेयर में देखा होगा हाइड्रोजन बसेस के बारे में, आपने ये न्यूज़ जरूर सुनी होगी। तो उसी के साथ हम यहाँ पर आ रहे हैं। और पीएम मोदी के किस विजन के अंदर ये आता है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि पीएम मोदी का एक इनिशिएटिव है किसके लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला कहता है एसीएमई इंडिया की एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी है। आप सबको पता है जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं इसे आप लो कार्बन एनर्जी भी कह सकते हैं, ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं आप इसको। कहता है यहां पे क्या किया जाएगा, इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्लांट्स को यहां पे डेवलप किया जाएगा। एज पर एमओयू अमोनिया कहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा, तो आपको याद रखना है गोपालपुर। और गोपालपुर कहां वाला, तो आपको याद रखना है उड़ीसा वाला। क्लियर हो गया, कौन सा गोपालपुर, तो आप याद रखेंगे कौन सा वाला, तो आप क्लियर रखते हैं इसको, उड़ीसा वाला। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास पहला करंट अफेयर। अब देखते हैं इसके साथ फैक्चुअल न्यूज को। पहला फैक्चुअल न्यूज देखते हैं। देखिए पहली फैक्चुअल न्यूज क्या आती है यहाँ पे,
जब भी आप और मैं उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा का पुराना नाम होता था उड़ीसा, और उड़ीसा से उड़ीसा कब किया गया, तो सन 2011 में किया गया। उड़ीसा के साथ ही आता है एक क्लासिकल डांस जिसे कहा जाता है उड़िया। अगर आपको पता हो, आप सबने पढ़ा होगा, तो उड़िया क्या आता है यहाँ पे, उड़िया एक क्लासिकल डांस आता है, कहाँ का, उड़ीसा का। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। यहीं पे एक आइलैंड है जिसका आज नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, क्लियर रखेंगे आप। आज इस आइलैंड का नाम क्या आता है आपके पास, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसका पुराना नाम क्या था, तो आपको क्लियर रखना है व्हीलर आइलैंड, इसका क्या था, पुराना नाम था। और ये शायद मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में बताया भी था कि जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है उसी का पुराना नाम क्या आता है आपके पास, व्हीलर आइलैंड यहां पर आता है। ठीक है, उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा को एंशिएंट हिस्ट्री में, मतलब पुराना नाम कह सकते हो, क्या पढ़ा जाता है, इसे कलिंग पढ़ा जाता है। और कलिंग की बात करते हैं तो यहां पर अशोका, जो किस वंश का हुआ, मौर्य वंश का हुआ, इसने क्या करा था, यहां पर अटैक करा था और कलिंग को अपने कब्जे पे करा था। और कब करा था, तो 261 बीसी में हमें यह देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। और आपको पता होगा कि पेपर में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, कि किस वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया था, तो इसका आंसर भी कलिंग वॉर ही आता है। उसके अलावा सीडीएस का एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बताती हूं, और ये एसएससी ने भी पूछा होगा। ठीक है, थोड़ा सीडीएस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ही बढ़ जाता है, पर एसएससी ने किस वे में पूछा था ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उन्होंने पूछा था हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, कौन सा वाला, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन कहां पर है, तो इसका आंसर तो उड़ीसा आ जाता है आपके पास, ये तो क्लियर ही हो गया आपको। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन किस राजा के साथ एसोसिएटेड है, तो राजा का नाम है खरावेला। कौन सा वाला है, खरावेला। ठीक है, याद रखेंगे आप खरावेला। और ये भी आप क्लियर रखेंगे खरावेला के साथ एक और पॉइंट कि ये किस धर्म का प्रचार प्रसारक था, तो ये जैनिज्म का प्रचार प्रसारक था। तो मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताया पहले कि उड़ीसा से बनने वाला पहला क्वेश्चन, उड़ीसा का नाम पहले क्या था, उड़ीसा, 2011 में ये नाम चेंज किया गया। उड़िया इनका क्लासिकल डांस आता है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहां पर एक आइलैंड आता है जिसका नाम क्या आता है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका पुराना नाम था व्हीलर आइलैंड, ये आपको क्लियर रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि यहां पे कलिंग वॉर हुई थी, क्योंकि कलिंग ही उड़ीसा का पुराना नाम आता है। और कलिंग वॉर कब हुई थी, 261 बीसी में। किस राजा ने कलिंग को जीत लिया था, तो अशोका ने। और अशोका कौन सी डायनेस्टी का था, मौर्य डायनेस्टी का। उसके अलावा यहां पर एक इंस्क्रिप्शन आता है जिसका नाम आता है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, किस राजा से एसोसिएटेड है, खरावेला। और खरावेला किस धर्म का प्रचार प्रसारक था, तो आपको क्लियर रखना है जैनिज्म का प्रचार प्रसारक था। ये भी क्लियर हो गया आपके पास। मतलब कोशिश करा करो कि साथ साथ जोड़ लो 3-4 चीजें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक मेजर रिवर है, उड़ीसा में एक मेजर रिवर आती है, थोड़ा सा मिटाऊं कहीं पे, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, देखो, उड़ीसा में एक मेजर रिवर आती है जिसका नाम क्या आता है आपके पास, यहाँ पे महानदी, सुना होगा आप सबने। और महानदी में इंडिया का एक लॉन्गेस्ट डैम है जिसका नाम आता है आपके पास हीराकुड। क्या नाम आता है इसका, हीराकुड, ये आप सबको पता होगा। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो आप याद रखेंगे अमरकंटक। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, तो आपको याद रखना है अमरकंटक प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से ये क्या करती है, ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक प्लेट्यू लिखेंगे वैसे तो पूरा आप लोग, पर अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास पहली इंपॉर्टेंट न्यूज। उसके साथ हमने 3-4 क्वेश्चन फैक्चुअल देख लिए। आप मुझे बताएंगे कि उड़ीसा के सीएम और गवर्नर कौन है अभी रिसेंटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अगला भाई जीआई टैग है ना, ये तो पेट क्वेश्चन रख लो क्योंकि ये तो इतने बंट चुके हैं, मुझे लगता है कि अगर आप याद करने बैठे तो बड़ा मुश्किल है इनको याद करना। ठीक है, पर कोशिश करो कि इनको कुछ नमोनिक मनोनिक बना के कुछ याद कर लो आप लोग इसको। ठीक है, देखते हैं, चलिए। कहता है द चेन्नई तमिलनाडु हेडक्वार्टर्ड है किसके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे किस किस को जीआई टैग मिला है, पहला देखिए, पहला आता है मिराज तनपुरा। पहला कौन सा आता है, मिराज तनपुरा एंड मिराज सितार ऑफ महाराष्ट्र। तो पहले किसको मिला है, महाराष्ट्र की इन जगहों को मिला है। उसके बाद बुंदेलखंड का एक
काठिया गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में, उसे मिला है यहाँ पे जीआई टैग। तो जीआई टैग किसको मिला? पहला मिराज तनपुरा को, और साथ ही आप याद रखेंगे बुंदेलखंड के काठिया गेहूं को, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, इसको क्या मिला है यहाँ पे? ये जीआई टैग मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक? अब देखते हैं, देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बन सकता है यहाँ से। देखो अब हम थोड़ा सा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन निकालते हैं। एक क्वेश्चन जिसने आप में से ये पेपर दिया होगा, आई थिंक लेबर का पेपर हुआ था कोई यार, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एक पेपर हुआ था शायद, है ना, मैं भूल रही हूँ, वो कुछ ऐसा पेपर हुआ था अभी यार, आईबी का पेपर हुआ था आई थिंक। ठीक है, उसमें क्वेश्चन था कि इंडिया का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ था। ठीक है, तो क्या आंसर टिक करना था आपको इसको? तो आपको टिक करना था तारापुर, और तारापुर कहाँ पर आता है? तो आप क्लियर रखेंगे महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये क्वेश्चन था पेपर में महाराष्ट्र से बनने वाला। अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र से और देख लेंगे आप यहाँ पे। सीएम कौन आते हैं इसके? तो आपको याद है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन आते हैं? तो आपको याद रखना है रमेश उनका नाम आता है, रमेश ब्यास करके उनका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया आपके पास? उसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र से बनने वाले क्वेश्चन को, तो महाराष्ट्र में एक मेजर पोर्ट है, बताएंगे आप मुझे उसका नाम क्या है? चलो मैं आपको बता देती हूँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये आप देख लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक जगह आती है जिसका नाम क्या आता है आपके पास? नासिक। और नासिक इज फेमस फॉर, तो आपको याद रखना है ऑनियंस। ठीक है, तो प्याज के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? नासिक। तुमने कभी अगर सब्जी मंडी गए होंगे तो वहाँ पे भी बोलते हैं नासिक के प्याज। ठीक है, तो नासिक में प्याज बहुत ही अलग वेराइटी का है, अलग सा कलर होता है उसका, तो वो यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, हो गया आपके पास महाराष्ट्र के साथ भी। इस बार मैंने आपको वो नहीं कराया कि महाराष्ट्र किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि मैंने पिछले करंट अफेयर में आपको बता दिया है, वो आप साथ में रिवाइज किया करो, फिर आगे 4 चीजें और जोड़ा करो। ठीक है, चलिए यूपी के साथ आते हैं। अब यूपी के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, आप सबको पता है सीएम कौन है? सीएम कौन है वहां पे? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है वहां पे? तो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। जब भी हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी की पहली गवर्नर कौन थी, जो कि इंडिया की भी पहली स्टेट गवर्नर बनी थी? तो आपका क्या आंसर आएगा इसमें? सरोजिनी नायडू। क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे? सरोजिनी नायडू। जब भी हम सरोजिनी नायडू की बात करते हैं, इनसे पेपर में क्या क्वेश्चन आता है? पहला क्वेश्चन कि इनका बर्थ एनिवर्सरी हम कब बनाते हैं? तो आपको क्लियर रखना है 13 फरवरी को मनाते हैं। ये क्लियर रखना है आपने। 13 फरवरी को एक्चुअली में एक और डे मनाया जाता है, ध्यान देना, ये नहीं मैं बोल रही कि सरोजिनी नायडू कोई रेडियो डे मना देते हैं, याद रखना। ठीक है, रेडियो डे मनाते हैं इस दिन हम, ये भी आपको क्लियर रखना है। प्लस आपको क्लियर रखना है कि इन्होंने 1925 के सेशन को, किसका सेशन? 1925 का इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को हेड करा था किसने? सरोजिनी नायडू ने। और इस प्रकार सरोजिनी नायडू पहली इंडियन फीमेल बन गई थी, या इंडियन क्या बन गई थी? प्रेसिडेंट बन गई थी किसकी? आईएनसी की। ये आपको क्लियर रखना है। इंडियन बोला है मैंने, फर्स्ट होगा तो आंसर एनी बेसेंट होगा, बट अगर इंडियन होगा तो आंसर क्या होगा आपके पास? यहाँ पे आंसर आपके पास होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, क्लियर रखेंगे आप। चलिए, और इसके अलावा इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यूपी में, तो यूपी में एक एटॉमिक पावर प्लांट आता है जिसका नाम आता है नरोरा। आप सबने सुना होगा इसके बारे में, याद रखना है आपको। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट भी कहां पर आता है? इधर भी आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। एक टाइगर रिजर्व है आपके पास दुधवा, और आपको पता हो तो दुधवा नेशनल पार्क भी है और दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। उसके अलावा एक और पेपर में रहता है जिसका नाम आता है पिलभित। पिलभित भी बहुत पेपर में रहता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, दुधवा के बाद पिलभित आ जाता है आपके पास, और एक अमनगढ़ भी आता है, वो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अमनगढ़ आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, यूपी में एक क्लासिकल डांस भी है, आप सबको पता होगा, जिसका नाम क्या आता है आपके पास? कथक। जैसे उड़ीसा में था उड़िया, वैसे यहाँ पर आ जाता है आपके पास कथक। कई बारी पेपरों में क्या किया होता है, यूपी ना लिखकर वहाँ पे लिखा होता है केवल और केवल नॉर्थ इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्थ इंडिया आ जाए, यूपी आ जाए, एक ही बात है आपके पास। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया हमारे पास। अगला करंट अफेयर, थर्ड करंट अफेयर पे चलते हैं। ठीक है, आरबीआई के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, अभी तो हम पढ़ेंगे न्यूज़। अब आप मुझे बताएंगे आरबीआई के पहले
इंडियन गवर्नर कौन थे ये आपने मुझे बताना है, और आरबीआई के जो प्रिंटिंग प्रेस है 4, मैंने आपको क्लासेस में भी बताया हुआ है, वैसे भी बताया हुआ है, आप मुझे बताएंगे इन दोनों के बारे में, ठीक है। सबको पता है आरबीआई कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को, और अब अभी रिसेंटली क्या सेलिब्रेट किया गया था, एक कोमेमोरेटिव कॉइन लाया गया था, किसके द्वारा, सिल्वर का, आरबीआई के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उनकी स्थापना दिवस थी, आई थिंक 90th फाउंडेशन डे था उनका, हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था पिछले में। चलिए जोड़ते हैं इसको आगे और देखते हैं। कहता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब मिली, तो 3 से 5 अप्रैल के बीच में ये मिलती है, और इसने इस फाइनेंशियल ईयर 2025 का पहला बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर क्या किया है, रिलीज करा है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को एक काम देती है कि भाई साहब आपने इन्फ्लेशन को बताना है, भाई इन्फ्लेशन को आपने क्या करना है, यहाँ पे रोकना है पूरा का पूरा, ठीक है, ये काम दिया जाता है इनको। अब उसी काम के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, अब उसी में अंदर ये रिलीज किया गया है। इन्होंने कहा है कि इंडिया का रियल जीडीपी कितना होने वाला है, तो क्या बोला गया यहाँ पे, 7% बोला गया है 2024-25 के लिए। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, जिसमें इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन कितना बोला गया है, 4.5%, और ये भी किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ये आप सबने पढ़ा था फॉरेक्स वाला, मैंने आपको बताया था फॉरेक्स क्या होता है, ठीक है। फॉरेक्स की अगर हम बात करें तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कितना डॉलर पहुंच चुका है यहाँ पे, तो 645.58 बिलियन यहाँ पर ये पहुंच चुका है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड फॉर एन एम्पावर्ड 6-member मॉनेटरी पॉलिसी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गेजेट। अब मैंने आपको बताई दिया कितने लोग होंगे इसमें, 6 मेंबर होते हैं, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुकी हूँ, आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ये भी हम बात कर चुके हैं, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, ये भी हम कवर कर चुके हैं पहले से, ठीक है। अगली बार आरबीआई से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ और ले आऊंगी, पर अभी के लिए आप मुझे बताएंगे कि आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और अगला आता है आपके पास, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, अगला फिर से आरबीआई से ही रिलेटेड है। देखो बेटा, ये जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। आरबीआई के अंदर क्या होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। तो कहता है आरबीआई हैज कैंसिल्ड COR फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, कौन से सेक्शन के अंदर, 45IA6 क्लॉज 6 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। कहता है इसमें अब कौन कौन से आते हैं, एक आता है आपके पास ये कुंडलस मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आप सबको पता ना ये कौन से वाले होते हैं जो आपको स्कूटी वूटी गाड़ी वाड़ी पे लोन प्रोवाइड करते हैं। निथ्या फाइनेंस लिमिटेड हो गया कोयम्बटूर तमिलनाडु का, भाटिया हीरे परचेज प्राइवेट लिमिटेड बठिंडा आ जाएगा पंजाब, और जीवन ज्योति डिपॉजिट एंड एडवांसेज लिमिटेड हमीरपुर कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, इसमें कोई ज्यादा घुमा फिरा के पूछने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला कहता है आरबीआई ने इम्पोज कर दी है पेनल्टी। अब किसके ऊपर पेनल्टी लगाई है पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है, कितने रुपए की भाई, 1 करोड़ की, किसके ऊपर, आईडीएफसी बैंक पे लगाई गई है। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या करा है, कुछ डायरेक्शन दिए गए थे आरबीआई के द्वारा, लोन और एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, इनको क्या करा होगा, इनका उल्लंघन किया होगा। कहता है आरबीआई हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 49.70 lakhs ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और बस इतना आपको याद रखना है इसके अंदर। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में। तो एक COR वाला हो गया, और एक मॉनेटरी लोन नहीं सॉरी यार क्या लगाया गया, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। चलिए अगला आता है सेबी को। अब सेबी आप सबको पता है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर में सेबी का एक वर्जन कराया था, वो था स्कोर, याद होगा आपको स्कोर के बारे में। आप मुझे स्कोर की फुल फॉर्म बताएंगे, और 2.0 था उसका नाम। अगर मैंने आपको आप अगर थोड़ा सा भी करंट जोड़ पाते होंगे ना तो आप भूल नहीं पाएंगे इसको, फिर आपको याद रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। स्कोर का फुल फॉर्म बताएंगे, पिछले करंट अफेयर में आपको बताया था मैंने। कहता है जो सेबी है उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने क्या दिया है, सर्टिफिकेशन दिया है उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और एट द प्राइमरी डेटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी साइट एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल, नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल ऑपरेशंस। ठीक है, अभी इन सब चीज़ों के लिए इनको क्या मिला है, एक अवार्ड मिला है। कहता है सेबी रिसीव द सर्टिफिकेशन, अब सर्टिफिकेट मिला, याद रखना है आपको, फॉलोड एन ऑडिट बाय द सर्टिफिकेशन बॉडी अंडर द एक्रेडिशन ऑफ नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एक्रेडिशन फोरम। बस नाम याद रख लो, इससे ज़्यादा और कुछ पेपर में नहीं पूछेगा तुमसे, इससे ज़्यादा खज्जल होने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, इतना ही याद रहेगा, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, और सेबी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, जनवरी 30 में, और कब हुई थी, 1992 में। और इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे मिलते हैं हमें, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर रखेंगे आप ये, मुंबई महाराष्ट्र में। और साथ ही आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्कोर के बारे में बताया था कि जैसे मान लो मेरी और आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शेयर्स के बारे में या फिर मेरे आपके कोई भी ग्रीवियांसेस हैं, शेयर्स को खरीदना, परचेज, कुछ भी, उसके लिए स्कोर 2.0 को लाया गया था। पिछले करंट अफेयर की शीट उठाइए, वहाँ से मुझे बताएंगे आप। ठीक है, चलिए, हो गया ये वाला भी आपके पास। अगला देखते हैं। अच्छा, ये आप साथ साथ पढ़ लेंगे कि ISO वगैरह वगैरह क्या है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगला कहता है विश्वकर्मा अवार्ड्स किसको कब का बताइए, 2024 का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी आपके पास, ये वाली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसके बारे में और क्या क्या बोला गया है ये भी बात कर लेते हैं। देखिए, कहता है ये कौन सा एडिशन हुआ, तो पहले तो आपको क्लियर रखना है ये कौन सा एडिशन था इसका, ये इसका 15th एडिशन था, पहले आपने क्लियर रखना है। ठीक है, कहता है SJVN लिमिटेड एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है। अब SJVN का पहला तो फुल फॉर्म आपको क्लियर रखना पड़ेगा, सॉरी, अब पहले इसका आपको करंट सॉरी यार, इसका फुल फॉर्म आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म आ जाएगा सतलज जल विद्युत, सुना होगा शायद आपने इसके बारे में, क्या नाम आ जाएगा इसका आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम। और इसकी ये है कहाँ पे, तो आपको ये भी क्लियर रखना है, शिमला में आ जाता है ये, और शिमला कहाँ पर आता है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए क्या कहता है, कहता है SJVN को क्या मिला है यहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है, इसको अचीवमेंट अवार्ड मिला है, किसके लिए, तो किसके लिए मिला है, क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट इम्पैक्ट। तो ये आपको याद रखना है, CIDC का फुल फॉर्म। और कौन से साल का अवार्ड मिला है इनको यहाँ पे, तो 2024 के लिए अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, कहता है ये किसको दिया जाता है, तो ये तो देखो भाई पावर इन सब की फील्ड में दिया जाता है, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर आता है, SJVN, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश शिमला में आता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं सतलुज से बनने वाला पेपर के लिए। पहला क्वेश्चन, सतलुज का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है राकस लेक से। 100 बार पेपरों में क्वेश्चन आ जाता है, आप कंफ्यूज आते हैं, राकस लेक से। दूसरी बात, ये इंडिया में कहां से एंटर करती है, तो उस दर्रे का नाम आता है आपके पास शिपकीला। और ये शिपकीला भी आपको कहां देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। और जो बच्चा हिमाचल प्रदेश का इस वीडियो को देख रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट कंफर्म करेगा, किन्नौर आपके पास डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। दूसरी बात आपको क्लियर रखना है कि इसी सतलुज का वैदिक नाम है सतुदरी। क्या आता है इसका वैदिक नाम, सतुदरी भी लिखते हैं या सतुदरी भी लिखते हैं, ध्यान दे देंगे आप। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तो राकस लेक, और राकस लेक कहां पर आता है भाई, तिब्बत में आता है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। अगर इसका ओरिजिनेशन ही तिब्बत से हो रहा है तो इसका वहां पे नाम भी कुछ और होगा, तो आपको याद रखना है इसका वहां पे नाम है लंगछेन खंबब। सतलुज का नाम क्या पर वहां पर क्या आता है, लंगछेन खंबब। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है सतलुज, तो आप याद रखेंगे सतलुज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। सिंधु की ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी, सतलुज। और याद रखेंगे इंडस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लंबी ट्रिब्यूटरी है भाई, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, इसके ऊपर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो आप सबको पता है
जो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे आता है, जिसका नाम आता है भाखड़ा नंगल डैम, सबको पता होगा इसके बारे में। उसके अलावा एक आता है करछम वांगटू, क्या नाम आता है इसका, करछम वांगटू। आप मुझे बताएंगे करछम वांगटू किस राज्य में है, ठीक है, करछम वांगटू। और उसके अलावा एक कौन सा आ गया, भाखड़ा नंगल। और एक आपने खुद ही पढ़ लिया अभी, कौन सा वाला, संजय जल विद्युत निगम आ गया आपके पास शिमला में। ये भी किस नदी के ऊपर है, सतलुज नदी के ऊपर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर रहेगा आपके पास यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और अगला करंट अफेयर देख लेते हैं क्या आता है इसके बाद, ठीक है। चलिए, कहता है चेयरमैन ऑफ NCDFI। अब पढ़ते हैं सीधा सीधा करंट, क्या बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए। कहता है चेयरमैन और MD ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर मिनीश कुमार, अब मिनीश ही पढ़ेंगे इसको, या मनीष तो नहीं पढ़ेंगे, मिनीश कुमार चंपक लाल शाह, ये क्या बने हैं यहाँ पे, ये चेयरमैन बने हैं किसके, ये बने हैं किसके, NCDFI के आपके पास आते हैं। अब डेयरी से पहला क्वेश्चन निकालो भाई, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड था, तो आपको याद रखना है व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डेयरी। आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, डेयरी बोल सकते हैं, मिल्क बोल सकते हैं, एक ही बात है। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इसे देख रही है, याद रखेंगे आप। कहता है इन 1984 इट स्टार्टेड फंक्शनिंग एज अपेक्स बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव डेयरी इंडस्ट्री। और हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं, आनंद जगह का नाम है, याद रखना। और आनंद कहां पर आता है, गुजरात में आता है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए हो गया आपके पास। अच्छा, आप मुझे एक चीज और बताएंगे, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, पता होगा आप सबको शायद, वर्गीस कुरियन, ठीक है। कौन आते हैं आपके पास यहाँ पे, वर्गीस कुरियन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, वैसे तो यही है, चेक कर लेना, है ना। और ऑपरेशन फ्लड, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, तो आपको ये भी याद रखना है, मिल्क प्रोडक्शन के साथ ये एसोसिएटेड है। चलिए हो गया ये वाला भी करंट अफेयर आपके पास। अगला देखते हैं, अगला क्या बात करता है, अगला कहता है ना, कहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करता है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहला पावर प्लांट बता दिया, महाराष्ट्र में आता है, जिसका नाम क्या आता है आपके पास, नरोरा, आप याद रखेंगे। और दूसरा कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, एक और मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसका नाम आ जाएगा आपके पास एक मैंने आपको महाराष्ट्र में बताया तारापुर वाला, और नरोरा मैंने आपको बताया यूपी में, ठीक है। नरोरा भी हो गया और महाराष्ट्र वाला भी हो गया। अब देखते हैं, कहता है इंडिया सेट द टारगेट टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर, कितना बोला है यहाँ पे, 100 गीगावाट, कब तक, 2047 तक। तो ये आप देख लेंगे इसके साथ ही, तब तक तुम्हें नौकरी लग गई होगी, है ना। देखिए, कहता है द रिपोर्ट टाइटल सिंक्राइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, AK मोहंती, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उन्होंने बोला है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर, कब तक, 2047 तक। ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। कहता है India's emission would range between 0.56 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1.0 बिलियन टन ये CO2 इन 2070, ठीक है। ये तो आप फैक्चुअल पढ़ लेंगे इसके साथ का। अच्छा, इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको संभाले हुए है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताएंगे कि इंडिया में कौन सी आती है, तो आप सबको पता होगा, बार्क के बारे में आप सबने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी अगर हम बात करें, इसका किसके नाम पर है, तो डॉक्टर जहांगीर, नहीं होमी जहांगीर है, सॉरी, होमी, उसके बाद जहांगीर या जहांगीर भी कह सकते हैं आप, भाभा, इनके नाम पर आता है ये आपके पास, ठीक है। याद रखना है आपने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, ट्रॉम्बे, कहाँ पर आता है, ट्रॉम्बे। और ट्रॉम्बे कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है, ये आप क्लियर रखेंगे, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो आप याद रखेंगे 1954 में। और 1954 से 2-3 पॉइंट और याद रखा करो कि 1954 में ही इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स बने थे, जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब चीजें बनी थी, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन संभालती है ये न्यूक्लियर वाला सारा काम, तो कौन देखती है, बार्क देखती है। बार्क की हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर आता है, ये ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। उद्घाटन स्थापना कब हुई थी, 1954 में। और अगर हमसे पूछा जाए कि ये किसके नाम पर है, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ये आता है, ठीक है। चलिए हो गया आपके पास यहां तक भी ये वाला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अच्छा, एक और बात है ना, आप मुझे बताएंगे ककरापारा, एक आ गया आपके पास ककरापारा, एक आ गया आपके पास
छूतक करके आ जाता है एक आपके पास ये एटॉमिक पावर प्लांट, और एक आप मुझे बताएंगे रावत भाटा, ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है आपके पास, कौन से वाले, ये एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर है आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ककरापारा पिछले साल न्यूज़ में रहा था बहुत सारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है जिम्बाब्वे ने लॉन्च करा है गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसका नाम क्या आता है, जिग। अब क्या नाम आता है बेटा इसका, जिग देख लेते हैं। कहता है आरबी, अब आरबी हमारा वाला नहीं, इनका वाला आरबी, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे इसने एक नई करेंसी को लॉन्च करा है जिसका नाम क्या आता है आपके पास, जिग, बैक्ड बाय गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी टू रिप्लेस इट्स लोकल करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर्स, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट डॉलर। जिम्बाब्वे गोल्ड इज बैक्ड बाय अ कंपोजिट बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड प्रीशियस मेटल मेनली गोल्ड। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि क्या बनकर आ चुका है यहाँ पर, अब इनकी एक नई, जो इनकी पुरानी करेंसी थी उसी को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे ला दिया गया है वापस। तो आप ये क्लियर रखेंगे। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे की, अगर हमसे पूछा जाए कि जिम्बाब्वे है कहाँ पे, तो आपको क्लियर रखना है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और कहाँ पर आती है बेटा, ये अफ्रीका में आती है। क्लियर रखना है आपने, कहाँ पर आती है ये, अफ्रीका में आती है आपके पास। कौन सी वाली कंट्री, ये आती है आपके पास जिम्बाब्वे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी कैपिटल का नाम क्या आता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे इसकी कैपिटल का नाम आता है हरारे। लिखा है ना वहाँ पे, कैपिटल का नाम क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, हरारे, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। और किस मेटल से बनी है, अगर मेटल आपके पास आ जाएगा तो आपने याद रखना है, मेटल आपने याद रखना है कि कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, तो कौन सा मेटल आ जाएगा, सॉरी, तो आप याद रखेंगे कौन सा मेटल आ गया यहाँ पे, गोल्ड आ गया, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। चलिए हो गया आपके पास, यहाँ तक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके पास, और जिम्बाब्वे वाले खेलने भी तो आते हैं हमारे पास, ठीक है। चलो अब एक वो वाला खेलना नहीं, मतलब मैच खेलने आते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है स्लोवाक रिपब्लिक के एक नए प्रेसिडेंट, भाई ये सॉरी, हाँ प्रेसिडेंट बने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले करंट अफेयर आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है पीटर पेलिग्रिनी, एक तो इनके नाम नहीं याद हो सकते भाई साहब क्योंकि बहुत टफ नाम है इनके, पर कोशिश करेंगे हम कि इनको याद ही कर लें, क्योंकि भाई या तो कुछ नमूनिक बनाकर आप इसे याद कर सकते हैं। ये कहाँ पर आती है, तो ये कंट्री कहाँ पर आती है, सेंट्रल यूरोप में आती है, और ये भी कैसी कंट्री है, कैसी कंट्री आपको तो याद रखना है, ये भी कैसी कंट्री है, लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड मतलब होता है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई होती है, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पे कि ही वॉन द स्लोवाकिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024, किसे हराया है, इवान कॉरकॉक को। देखो बेटा इतना तो नहीं पूछता है, हाँ पर ये नाम जरूर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। कहता है स्लोवाक रिपब्लिक की बात करें, पीएम कौन है इसके, तो रॉबर्ट फिको आ जाएंगे, और कैपिटल क्या आती है, बरिस्तालावा, और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, यूरो, ये आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं, और अगले में हम बात करेंगे कि क्या है इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कहता है यहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज ज्यूरी मेंबर। देखिए अगर आपको याद हो बेटा, मैं आपको पेरिस ओलंपिक्स के बारे में हम रेगुलरली बात करते आ रहे हैं। इंडिया से इस बारी फ्लैग बियरर कौन होंगे, शरद कमाल, ये हम बात कर चुके हैं, शायद स्पेलिंग गलत ना लिख दी मैंने, शरद कमाल है ये, तो ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। एक आ गया आपके पास ये वाले, ये हो गए फ्लैग बियरर। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मैरी कॉम बताया था, और मैरी कॉम क्या बनी थी वहाँ पे, चीफ दी मिशन बनी थी, ठीक है। उसके अलावा मीराबाई चानू के बारे में आपने पढ़ा था कि मीराबाई चानू भी किस में ऐड हुई थी, तो आपको याद रखना है वो भी किस में ऐड हुई थी, तो आपको क्लियर रखना है वो भी पेरिस ओलंपिक्स में जा रही हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। अब एक और बनी है, तो क्या नाम है, बिल्किस मीर, एक वाटर स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं और एथलीट हैं, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। ये पहली इंडियन वुमेन बनेंगी जो क्या बनेंगी, वहाँ जाकर ज्यूरी मेंबर बनेंगी, जो कहाँ पर होने वाले हैं, पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं 2024 के समर ओलंपिक्स, ठीक है, क्लियर रखना है आपने। और बिल्किस वाज नॉमिनेटेड एज ज्यूरी मेंबर बाय द इंडियन कायाकिंग एंड केकिंग एंड सेनोइंग एसोसिएशन। भाई साहब बहुत भारी नाम है, ठीक है, आप इसको देख लेंगे साथ साथ में, ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटा कि ये करंट अफेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप याद ही रखो कि यहाँ से अभी क्वेश्चन तो ये बिल्कुल रहेगा ही रहेगा आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए ये देख लीजिएगा भाई, देखो पेरिस वाला जो है आपके पास बहुत टाइम से क्या चल रहा है आपके पास, ये वाला न्यूज़ चली रही है, और इसको तो आप एक जगह पे लिस्ट बना के रख लो अपने पास।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम, और अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर किसके बारे में बात करता है, ठीक है, देखिए कहता है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ये अगर आप सबको पता हो तो ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, इसके बारे में हम एक सेकंड दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कहता है बेल्जियन डच ड्राइवर, ठीक है, डच ड्राइवर, क्या नाम आता है इनका, मैक्स करके आता है, रेडबुल वॉन द फार्मूला 1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, और कहाँ पर हुआ है तो सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स इन सुजुका जापान। रेडबुल्स सर्जियो पेरेज जो कि मेक्सिको के हैं, फरारी के कार्लोस सेंज जूनियर स्पेन, ये बेटा नाम आप बहुत भारी भारी पढ़ लेंगे, ठीक है। कहता है अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको याद रखना है इसके बारे में, NH लॉन्चेस, ये तो बेटा ये कुछ गलत नहीं हो गया, ये वाला इसके साथ नहीं आना चाहिए था ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। बस यही है इसके अंदर कि आपने इसके अंदर क्या पढ़ के जाना है, इनके नाम पढ़ के जाना है और कुछ नहीं याद करना है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा गलती से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम, और अगला करंट अफेयर देखते हैं, इससे मिलता जुलता। ये काट देना बच्चे, सारा का सारा ही गलत हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। बस यही था इसमें, एक सर्जियो और ये एक क्या नाम है, मैक्स। चलो अगला आता है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ठीक है। अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला क्वेश्चन ये है कि हुरून ने अभी रिसेंटली क्या करा था, अपनी इंडेक्स को रिलीज करा था, और मुझे आप बताएंगे कि हुरून, एक हो गया हुरून वाला, और पिछले करंट अफेयर में बता चुकी हूँ मैं आपको, और उसके अलावा एक आता है फॉर्ब्स वाला। इनके अकॉर्डिंग हमारे जो अंबानी है, ठीक है, मुकेश अंबानी जो है अपने पास, अंबानी जो है अपने पास, उनका आपने मुझे बताना है कि उनका रैंक क्या है, मतलब मुकेश अंबानी का रैंक क्या है इन दोनों इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग, आप मुझे बताएंगे। एक में 9 है, एक में 10 है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए कहता है ये 6वां एडिशन हुआ है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 का, एक रिपोर्ट पब्लिश करी है किसने, हुरून इंस्टीट्यूशन ने। अच्छा पहला आपका क्वेश्चन आएगा कि यूनिकॉर्न क्या है, तो यूनिकॉर्न तो आपको दिख ही रहा है ये वाला, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसके प्रमाण मिले हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, कहता है ये किस फील्ड में मिलता है, तो आपको याद रखना है जो स्टार्टअप होते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, उनकी फील्ड में मिलता है, तो ये आपको पहले क्लियर रखना है। कहता है इंडिया का रैंक कितना है, 3rd पोजीशन है, और विद 67 यूनिकॉर्न्स, ठीक है, याद रखना है आपने। यूएसए टॉप पोजीशन में है जिसके पास 703 यूनिकॉर्न्स आते हैं, ठीक है, ये आपने क्लियर रखना है। और इंडिया लेड बाय फूड डिलीवरी स्टार्टअप, जिसमें आप कौन सा आता है, स्विगी, जिसका कितना $8 बिलियन, फॉलोड बाय ड्रीम 11, ये तुम्हारा वाला आ गया ना, और रेजोर पे इसका आ जाता है $7.5 बिलियन, ठीक है। तो किस फील्ड में मिलता है, तो आपको याद करना पड़ेगा ये वाला किस में मिलता है यहाँ पे, तो ये मतलब एक ऐसा रैंक है जो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स होते हैं उस फील्ड में ये दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। अगला कहता है सऊदी अरेबिया टू चेयर UN वुमेन्स राइट कमीशन, बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए कहता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज अनैनिमसली अपॉइंटेड सऊदी अरेबिया, इनके 69 सेशन को क्या करेगा, यहाँ पे हेड करेगा, और कब होने वाला है वो, 2025 में होने वाला है। कहता है अब्दुल्ला अजीज अल वसील परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, कहाँ के, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है सऊदी अरेबिया के UN के लिए। ये क्या करेंगे, इसको चेयर करेंगे, किसको, तो स्टेटस ऑफ वुमेन वाले को चेयर करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में, और ये UN की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो किसे प्रमोट करती है, जेंडर इक्वालिटी को, वुमेन एम्पावरमेंट को क्या करती है, प्रमोट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एक फंक्शनल कमीशन है UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का, और अगर आपको याद हो मैंने पिछले करंट अफेयर, पिछले में यार आई थिंक शायद उससे पिछले वाले में इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ये भी आप देखेंगे इसके साथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। अब देखो इसी के आगे न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। कहता है इसके अंदर कितने स्टेट्स आते हैं, 45 स्टेट्स आते हैं, आपको याद रखना है, और इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन 13 मेंबर्स, 11 आते हैं एशिया से, 9 आते हैं लैटिन अमेरिका, उसके बाद 8 आते हैं वेस्टर्न यूरोप, 4 आते हैं ईस्टर्न यूरोप से। सऊदी अरेबिया के अभी PM कौन है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, इनका तो पूरे खानदान का नाम एक ही में आ जाता है, और कैपिटल क्या आती है इसकी, रियाद,
और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, सऊदी रियाल, ठीक है। रियाद रियाल पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तो वो वाला है जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, जो अमेजोन में, वो वाले नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। देखो इसका पहले WOW का मतलब ही समझ लेते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। कहता है एक रनाउंड कन्नड़ पोएट हैं जिनका नाम है ममता जी सागर, जिनको वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज मिला है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है शी इज द फैसिलिटेटर एट द सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका से। कन्नड़ है तो कहाँ पर आ गया आपके पास, ये वाला एरिया आ गया। कहता है द अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड एज द पार्ट ऑफ द 7th वर्ल्ड लिटरेरी फेस्टिवल, जो कि कहाँ पर हुआ है, तो आपको याद रखना है नाइजीरिया अबूजा में हुआ है। हर नोटेबल, अब इनका नोटेबल वर्क कौन कौन सा है देखिए, अब ये थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि इनकी अपनी भाषा में, यहाँ से पढ़ते हैं। फुटस्टेप ऑफ द वाइल्ड पीकॉक 1992, डैम्पनेस ऑफ द रिवर वाटर 1999, उसके बाद है लाइक दिस ऑन द पेज ऑफ द सॉन्ग 2007, हाइड एंड सीक 2014 वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फैक्चुअल है बेटा। देखो इस बार का ज्यादा करंट अफेयर कैसा है आपके पास, थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला आता है मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके पास, क्योंकि ये वाला करंट बन सकता है आपका, क्योंकि पॉलिटी से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फाइनेंस कमीशन क्या है आपके पास भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको क्लियर रखना है इसके बारे में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या बताती है, तो ये रेवेन्यू को बताती है, किसके रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ये आपको क्लियर रखना है। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल कौन सा आता है, 280, कौन सा आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन के साथ, 280। और अगर आपको पता हो तो जब आप प्रेसिडेंट की पावर्स को पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट की पावर्स के अंदर हम एक पावर पढ़ते हैं प्रेसिडेंट की, जिसे क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसमें भी आप पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि 5 साल के बाद क्या बनाना है, वहां पे एक फाइनेंस कमीशन का गठन करना है, ठीक है। देखते हैं, चलिए। कहता है यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा है किसे, इकोनॉमिस्ट मनोज पांडा, फ्रॉम फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और फुल टाइम मेंबर बने हैं एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। कहता है अब ये कब से गद्दी को संभालेंगे यहाँ पे, तो आज जिस डेट से या मतलब चले जाएंगे वहां से, कब तक, 31 अक्टूबर 2025 तक। कहता है इन दिसंबर 2023, अब देखो 2023 के करंट अफेयर को जोड़ा गया, देखिए। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट करा था 16वां फाइनेंस कमीशन, जिसमें अरविंद पानंगरिया, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, एज द चेयरमैन इन जनवरी 2024, ठीक है। तो क्लियर रखना है आपने, ये वाला करंट अफेयर भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला करंट अफेयर हमारे पास, ठीक है। चलते हैं इसके बाद आगे आपके पास आता है, शायद इसी का एक आगे और रह जाएगा आपके पास, हाँ। अपार्ट फ्रॉम मनोज पांडा 2 फुल टाइम मेंबर और भी हैं, कौन कौन है, अजय नारायण झा और एनी जॉर्ज मैथ्यू। पार्ट टाइम मेंबर की अगर हम बात करें तो कौन है यहाँ पे, डॉक्टर सौम्या कांति घोष, और सेक्रेटरी कौन है यहाँ पे, तो ऋत्विक रंजानम पांडे, ठीक है। क्लियर रखेंगे, चलिए आगे आता है। कहते हैं इंडिया को क्या मिले हैं, तो इंडिया गेट 24 इगला एस पढ़ते हैं इसको वैसे, ठीक है, इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फ्रॉम रशिया की मदद से हम पहला काम क्या कर रहे हैं, तो कुंदनकुल्लम, याद होगा कुंदनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, या एटॉमिक पावर प्लांट भी आप कह सकते हैं इसको, जो कि तमिलनाडु में है। ये भी किसकी असिस्टेंस से चल रहा है, रशिया की असिस्टेंस से। सेकंड, आप इसके साथ याद रख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल, ये भी हम किसकी मदद से यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, मतलब कौन इसको भी हमारी मदद कर रहा है, जॉइंटली वेंचर किसके साथ है, रशिया के साथ है, ठीक है। इंडिया और रशिया के रिलेशंस की बात करें तो वो कब से चलते आ रहे हैं, 1971, और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसमें रशिया ने इंडिया की मदद करी थी, यूएस चाइना ने पाकिस्तान की मदद करी थी, ठीक है। चलिए, कहता है इंडियन आर्मी क्या करने वाली है, एक्वायर करने वाली है क्या, रशिया के बने हुए इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अलोंग विथ 100 मिसाइल्स भी होंगे इसके साथ। ये क्या करेगा यहाँ पे, देखो बेटा, एक तो आपको पहले क्लियर रखना है कि हमारी डिफेंस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करें वर्ल्ड के 4th रैंक है हमारा स्ट्रांग आर्मी के मामले में देखा जाए तो, डिफेंस के मामले में देखा जाए तो। इगला एस की अगर हम बात करें तो इसकी फायरिंग रेंज कितनी होगी, 500 से 6000 मीटर। टारगेट ऑल्टीट्यूड कितना होगा, 10 से 3500
मीटर, बहुत ज़्यादा ये भी। कहता है इट्स टारगेट स्पीड इज हेड ऑन अप टू 400 ms एंड परस्यूट अप टू 400 ms। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार इंडियन आर्मी, अगर आपको याद हो तो इंडियन आर्मी जो है वो पूरे के पूरे फॉर्म में है, और इस साल इसको क्या बनाने वाली है, ये टारगेट जो है वो ईयर इस तरीके से इसको बनाने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है इसके बारे में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम, और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं क्या आता है इसके बाद। ठीक है, चलिए कहता है हेपेटाइटिस रिपोर्ट आई है। अब पहला तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में बन जाएगा कि हेपेटाइटिस कैसे होता है भाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस एक वायरस होता है जो किसको इन्फेक्ट करता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है। तो आपको क्या याद रखना है, किसे इन्फेक्ट करता है, ये हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 28 जुलाई को, और इसे क्या मनाते हैं हम, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस लीवर की स्वेलिंग से लेकर, मतलब उसमें खराबी से लेकर स्वेलिंग तक और लिवर फेल तक का काम कर सकता है। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट आई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा इसके भी वेरिएंट हैं ABCDE। ठीक है, हेपेटाइटिस के भी देखते हैं। कहता है WHO ने ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट को पेश करा है 2024 की, एक्शन फॉर एक्सेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। कहता है ड्यूरिंग द वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ पुर्तगाल लिस्बन। ठीक है, ऑन द थीम ऑफ इंटीग्रेटेड एसिलरेट एलिमिनेट। ठीक है, ये आपको देखना है। कहता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर इज अ अलार्मिंग इंक्रीज, इससे भी डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और दूसरी बीमारी कौन सी यहाँ पे, टीवी है। टीवी के बारे में हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके थे, मैंने आपको बताया था कि टीवी के साथ भी क्या होता है, डेथ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया भी इस बर्डन को ढो रहा है, और इंडिया भी अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ऐसा देश बन चुका है जिसमें हेपेटाइटिस की बीमारी या लोगों में हेपेटाइटिस की बीमारी ज़्यादा देखी जा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको क्लियर रखना है। चलिए आगे आता है सागर सम्मान अवार्ड। अगर आपने पिछला करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि 61st नेशनल मैरीटाइम डे हुआ था, समुद्री दिवस मनाया गया था। कब, 5 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि SS लॉयल्टी नाम की एक जो शिप थी उसे हमने भेजा था, कहाँ से कहाँ को भेजा था, याद करिए कहाँ से कहाँ को, तो याद करिए महाराष्ट्र से लेके लंदन भेजा था। और किस दिन भेजा था, तो वो 5 अप्रैल 1919 को भेजा था। ठीक है, जो कि सक्सेसफुल थी, और ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली भी कह सकते हैं या स्वदेशी शिप भी आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं। कहता है अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग कौन है, वाटरवेज कौन है, तो आपको याद रखना है सर्वनंदन सोनोवाल। ठीक है, सोनोवाल कहा जाता है इनका नाम, ये आ गया आपके पास। ठीक है, क्या किया गया है, तो ऑन द ओकेजन ऑफ 61st नेशनल मैरीटाइम डे द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटरवेज अवॉर्डेड सागर सम्मान एक्नॉलेजिंग एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन विद इन द मैरीटाइम सेक्टर। तो ठीक है, जिन्होंने समुद्री सेक्टर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है उनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इसकी थीम क्या थी इस साल की, सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ये मैं आपको करा चुकी हूँ पिछले करंट अफेयर में भी। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए कहता है कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया है, ये आपको क्लियर रखना है। सागर सम्मान वरुण अवार्ड किसे मिला है यहाँ पे, तो श्री धीरेन्द्र कुमार सान्याल को। सागर सम्मान अवार्ड फॉर एक्सीलेंस किसे मिला है, कैप्टन कमलकांत चौधरी को। और सागर सम्मान अवार्ड फॉर गैलेंट्री किसे मिला है, कैप्टन सुबीर शाह, कैप्टन ओम दत्ता को। ठीक है, क्लियर रखना है आपने, नाम याद रखने हैं आपने, और ये आप क्लियर रखेंगे। देखिए इसमें फोटो में भी बना हुआ है आपके पास। ठीक है, कार्गो हैंडल के मामले में दीनदयाल पोर्ट है, और अगर आपको पता हो तो दीनदयाल पोर्ट ही कौन सा पोर्ट है, कांडला। ठीक है, अब ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी बन चुका है। टर्न अराउंड देखा जाए जवाहरलाल नेहरू, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बनाया था। और उसके अलावा अगर हम देखें शिप बर्थ डे तो आ जाएगा आपके पास आउटपुट पारादीप आ जाएगा। उसके बाद है कामाराजार, ये मुझे बताएंगे आप ये कौन सा पोर्ट है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्योंकि हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं, इस नाम से कम ही जानते हैं। उसके अलावा एक आ जाएगा आपके पास कोचीन पोर्ट। ठीक है, चलिए
अगला आता है नए प्राइम मिनिस्टर बनी है कहाँ के, आयरलैंड के। तो ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा, क्या नाम है इनका, साइमन हैरिस। ठीक है, तो ये साइमन सुमन आते हैं ना, तो फिर वही बातें याद आ जाती हैं कि साइमन कौन आया था अपने पास, साइमन कमीशन फलाना फलाना, है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम इतना दुख ना बनाओ इसको। देखो कहता है यहाँ पे क्या बोला है आपके पास यहाँ पे, तो एक नए प्राइम मिनिस्टर बनी है कहाँ की, तो आपको याद रखना है साइमन हैरिस बने हैं, ये आपको क्लियर रखना है। और अगर हम बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड कहाँ पर आती है ये, तो एक आइलैंड है ये, आयरलैंड एक आइलैंड है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कहाँ पर है ये, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता है ये आपके पास आइलैंड। कहता है ये किस पार्टी की है, किस पार्टी के हैं, सॉरी है लेडी नहीं है, मेल है ये, फाइन गेल पार्टी, याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखो कितने भारी भारी नाम है, ठीक है तुम पढ़ लोगे इसको, ठीक है थोड़ा बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, हैरिस क्या बने हैं यहाँ पे, तो ये यंगेस्ट पीएम बने हैं किसके, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के। ठीक है, चलो आगे आता है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड मेंबर। ठीक है, नारकोटिक्स आप सबको पता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। देखिए कहता है इंडिया के जगजीत पावादिया को री इलेक्ट किया गया है, किसके लिए, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए। कितने टर्म भाई, तीसरे टर्म में जा रहे हैं अभी ये, और 2025 से 30 तक जाएंगे ये। अगर हम इसके बारे में बात करें, ये एक इंडिपेंडेंट क्वासी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी है जो किससे डील करती है, ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन से क्या करती है, डील करती है। इंडिया वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द की यूएन बॉडीज इंक्लूडिंग द कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये वाला। और याद करो ये पिछले करंट अफेयर से कनेक्शन है, इकोसॉक वाला, ये वाला चल ही रहा है आपके पास साथ साथ, क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया आपने पढ़ा, ये सारा वही साथ चल रहा है। मेंबर कितने हैं इसके, 54, इंडिया भी इंक्लूडेड है, और स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे नारकोटिक ड्रग श्रग ये सब चल ही रहा है इसके साथ। ठीक है, चलो अगला आता है आपके पास, इंडिया यूएस एक टैक्स फोरम बना रहा है। ठीक है, ताकि टैक्स वैक्स को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, या ट्रेड वगैरह वगैरह के प्रमोशन के लिए क्या किया जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके। कहता है तरुण बजाज जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं किसके चेयर, यूएस इंडिया टैक्स फोरम के, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इसकी बात करें ये कौन है, तो ये एक आईएएस है जो रिटायर हो गए थे अपनी सर्विसेज से, कब, 2022 में। इसकी अगर हम बात करें USISPF, अब ये देख लेंगे आप यहाँ पे, ये एक नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, याद रखना है आपने, जिसका काम क्या है कि इंडिया और यूएसए का जो ये पार्टनरशिप है, ट्रेडिंग को लेकर हो गया, टैक्स को लेकर हो गया, इसे प्रमोट क्या किया जा सके, क्या किया जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके। और अगर हम इनकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तरुण बजाज की, तो तरुण बजाज ने जो जीएसटी वाला काम है और इन सब में भी बड़ा काम करा है, मतलब एक इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए भी इन्होंने बड़ा सारा काम कर रखा है, तो इन्हीं को इसीलिए इसके यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडिया मॉरिशियस अमेंड्स डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। ठीक है, क्या बात हो रही है इसके बीच में, देखो मान लेते हैं कि अच्छा पहले तो मॉरिशस की बात करते हैं। मॉरिशस आप सबको पता है अफ्रीका में आता है। मॉरिशस की बात करते हैं। देखो बेटा एक्चुअली में मॉरिशस कैसी कंट्री है, तो ये टैक्स हेवन कंट्री है। ठीक है, कैसी कंट्री है ये, टैक्स हेवन कंट्री है ये। अब इसका मतलब क्या होता है टैक्स हेवन का, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखो टैक्स हेवन कंट्री का मतलब होता है ऐसी कंट्री जहाँ पे जो टैक्स है वो क्या है, यहाँ पे कम है या फिर है ही नहीं, या फिर मतलब ऐसा तो नहीं कि है ही नहीं है पर कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसको समझते हैं पहले। देखिए मान लेते हैं कि एक बिजनेसमैन यहाँ इंडिया में क्या कर रहा है, एक बिजनेस को सेटअप करता है, और जो इंडिया में जो मतलब कि बिजनेस सेटअप करेगा वो टैक्स भी कहाँ पे करेगा, इंडिया में ही पे करेगा। अब इस भाई साहब ने क्या करा, इस XYZ भाई साहब ने अपना बिजनेस एक और जगह पे खोल लिया, एक और जगह कोई भी कंट्री आप मान सकते हैं, उस जगह पर खोल लिया और वहां पे भी क्या कर दिया, टैक्स देना, क्योंकि वहां पे तो टैक्स देना पड़ेगा ना यार। तो आप क्या कर रहे हैं, दो जगह पे आप टैक्स दे रहे हैं वहां पे। तो ऐसा ही क्या हुआ था कि क्या किया, इंडिया और मॉरिशस ने एक एग्रीमेंट किया था कि जिससे जो डबल टैक्सेशन वाला सिस्टम है, डबल टैक्सेशन समझ रहे हैं ना, कि जो दो बार टैक्स देना पड़ रहा है दो कंट्रीज में, उसे अवॉइड करने की यहां पर बात की गई थी। क्लियर हो गया आपके पास। अब उसी के अंदर क्या किया गया है, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, देखते हैं। कहता है गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ने अमेंड करा है किसको, इंडिया मॉरिशस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब इंडिया का जो बिजनेसमैन है, अगर वो कहां जाता है भाई, कहां जाता है वो, अगर वो मॉरिशस जाके कोई बिजनेस खोलता है
है तो उसे किसी प्रकार का टैक्स वैक्स देने की जरूरत है नहीं वहाँ पे, ठीक है। कहता है इसके बाद यहाँ पे DTTA टू फोकस ऑन प्रिवेंटिंग टैक्स इवेजन इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट फ्लोज। एक बात और, इससे क्या होता है, देखो इससे एक्चुअली में ना थोड़ा सा करप्शन भी बढ़ता है। जैसे मान लो कि एक कंपनी ने यहाँ पे टैक्स, वहाँ पे कंपनी टैक्स वैक्स नहीं पे कर रही है, या फिर कोई भी एक अमीर बिजनेसमैन वहाँ पे नहीं ये कर रहा है, तो वो भाई देखो इससे तो ब्लैक मनी, वाइट मनी, ये सब चलेगा इससे, ये तो बहुत ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो क्लियर रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया आपके पास, ये आपको साथ में देखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, इसके बाद अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे, ठीक है। चलो कहता है क्वैक क्वेरल साइमंस रिलीजेस 14th एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये शायद मैं आपको, पता नहीं, मैंने ये पढ़ा हुआ करंट अफेयर है, शायद मैंने आपको भी किसी करंट अफेयर में बताया होगा। क्वैक क्वेरली की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने, ये कौन है, पहले तो इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कौन है ये, तो आपको सबको पता होना चाहिए बच्चे कि इनका पूरा नाम था न्यूनजियो, मतलब आप क्या पढ़ेंगे इससे, नंजियो पढ़ेंगे या न्यूनजियो पढ़ेंगे, इन्हें क्या बोला जाता है, न्यूनजियो क्वैक क्वेरल इनका नाम आता है बेटा। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इसे फाउंड करा था, जिसका नाम क्या है, QS रैंकिंग। इसमें क्या था एक्चुअली में, ये एक एजुकेशन एनालिस्ट के साथ मतलब की तरह काम करते हैं, जिसका काम क्या है कि रैंकिंग देना, किसको, यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देना, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कहना यहाँ पे कहता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर आती है, दिल्ली में, इसका हाईएस्ट रैंक है किस सब्जेक्ट में, तो डेवलपमेंट स्टडीज़ में, और ये 20वां ग्लोबली रैंक हो गया। कहता है इन डेवलपमेंट सेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स टॉप द रैंकिंग। म्यूजिक एक नया सब्जेक्ट है, ये स्टार मार्क करने वाला पॉइंट आ गया, क्योंकि पेपर में आ जाएगा कौन सा नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो भाई म्यूजिक ऐड हुआ है, आपको याद रखना है। कहता है द एडिशन फीचर्ड 55 इंडिविजुअल सब्जेक्ट, उसमें 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज कौन से हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और मेडिसिन, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, ये इसका पार्ट यहाँ पर बनते हैं। क्लियर रखना है आपने, ठीक है। ये भी हो गया आपके पास। चलिए इसी के साथ आगे कहता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ US, इसने 4 ब्रॉड सब्जेक्ट में टॉप करा है। 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फीचर्ड इन 2024, और कितने सब्जेक्टों की बात हो रही है यहाँ पे, विथ 424 एंट्रीज। मार्किंग कितना परसेंट बताया है, 19.4% इंक्रीज हुआ है 2023 से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की बात करें तो ये एक इट हैज़ मेड इट्स प्लेस अमंग द टॉप 25 इंस्टीट्यूशन ग्लोबली इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडी में। इन एशिया रीजन इंडिया का क्या रैंक है यहाँ पे, सेकंड है, और सबसे पहला रैंक किसका होगा यहाँ पे, तो चाइना का होगा। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कहते हैं नए प्रेसिडेंट बने हैं किसके, ASOIF के, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो बात करते हैं। देखिए कहता है एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के, ठीक है। कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है, इंगमार दी बोस। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। कितने सालों के लिए इलेक्ट हुए हैं, 4 साल के लिए। कब से स्टार्ट होगा ये इनका टेन्योर, तो 1 जनवरी 2025 से होगा। और 48th जो ये जनरल असेंबली है वॉज हेल्ड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स अकॉर्ड वर्ल्ड स्पोर्ट एंड बिजनेस समिट, और ये कहाँ पर हुई थी, तो बिरमिंघम, और ये कहाँ पर आता है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। नाम याद करना पड़ेगा, समर ओलंपिक्स वाला आपके पास, ठीक है। चलिए अगला आता है सिडबी की अगर हम बात करें, नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं सिडबी के, और MD बने हैं किसके, NHB के। देखो बात करते हैं, कहता है द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, पहला नाम देखिए किसने रिकमेंड करा है, मनोज मित्तल का नाम, तो आपको याद रखना पड़ेगा FSIB ने। और क्या बोला इन्होंने कि जो सिडबी है, जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है, उसके नए चेयरमैन और MD कौन होंगे, तो वो होंगे मनोज मित्तल। उसके बाद कहता है FSIB ने ही संजय शुक्ला को अपॉइंट करा, और ये MD बने हैं किसके, नेशनल हाउसिंग बैंक के, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। क्या काम करती है, ये रेगुलेशंस लगाती है, लाइसेंसिंग देती है, किसमें, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया में। क्लियर हो गया। अब FSIB बना कब था, तो 1 जुलाई 2022 को, और रिप्लेसिंग द बैंक बोर्ड ब्यूरो, पहले BBB चलता होगा फिर हटा दिया गया था,
for recommending person for appointment as whole time directors and non executive chairman on the board of financial service institution। तो इन institutions में डायरेक्टर को अपॉइंट करना, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को अपॉइंट करना, ये सारा काम किसका है? FSIB का है, ये आपको क्लियर रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं इसके? तो इसके हेडक्वार्टर आते हैं मुंबई महाराष्ट्र में, ये आपको साथ साथ में यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। इसके बाद ये होता है आपके पास अगला एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और अगला देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है नेशनल जुडिशियल एकेडमी के एक नए डायरेक्टर बने हैं, जिनका नाम क्या है? देखो बेटा, नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। जुडिशियल एकेडमी है मतलब क्या बताया जाता होगा? जुडिशरी के बारे में। तो कहता है इनको यहाँ पर क्या किया गया है? इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये क्या काम करेंगे वहाँ पे? तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे किसको? जजेस को, इन देयर जजिंग रोल एंड परफॉर्मेंस, किसमें? कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में। कहता है जस्टिस कौन होंगे यहाँ पे? तो अनिरुद्ध बोस जो हैं वो अभी रिटायर हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और ये कब से काम कर रहे थे वहाँ पे? 2019 से, आपको याद रखना है। एनजे एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में, किसके अंदर? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंदर। तो मतलब जब अंग्रेज थे तब की यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और अभी अपने पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आप सबको पता है DY चंद्रचूड़, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए लिखा है, देखो आप कौन इससे फंड करता है यहाँ पे? तो कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसके अंदर काम करती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। चेयरपर्सन मैंने आपको बता दिया। और ये बना ये जो देखो एक क्वेश्चन आता है ना, जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है? तो आप क्या टिक करेंगे इसका आंसर? इसका आंसर आप टिक करेंगे भोपाल में है। ठीक है, और भोपाल कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला आता है, इंडिया का रैंक आया है 10वां, किसमें? साइबर क्राइम में। अब ये भाई देखो पढ़ो पहले क्या लिखता है, क्या कहता है, देखो कहता है अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च सर्विंग साइबर क्राइम एक्सपर्ट अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया का रैंक है 10वां, किसमें? साइबर क्राइम में, विद फ्रॉड इन्वॉल्विंग पीपल आस्किंग फॉर एडवांस फी पेमेंट एज मोस्ट कॉमन टाइप। आप सबको पता है, ठीक है, हमें दिन भर के पता नहीं कितने सारे फ़ोन आते हैं जो कि हमसे कई बार बहुत फ्रॉड तो चल ही रहा है ना, आपको पता ही है, ठीक, कितने सारे फ़ोन आते रहते हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार और वाहियात कॉल्स होती हैं, जिसमें आपसे कई बारी किसी चीज़ की फीस मांगी जाती है। जैसे कई बार ब्रोकर्स कर देते हैं कि हम आपको ये वाला फ्लैट दिला देंगे, ये कर देंगे, फेक पिक्चर्स डालने के बाद फिर आपको पूछा जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं। कहता है ये एक इंटरनेशनल टीम है रिसर्चर की, जिसका काम क्या है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स को बनाना। और कितनी कंट्रीज का रैंक है यहाँ पे? 100 का। इंडिया की अगर हम बात करें तो हम स्पेशलाइज हैं स्कैम में, मतलब हम टॉप में ही है, हर जगह पे हम कहीं कम नहीं होते। कहता है रशिया और यूक्रेन में हाईली टेक्निकल क्राइम हब्स देखने को मिलते हैं। नाइजीरियन साइबर क्रिमिनल आर इंगेज इन लेस टेक्निकल फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। वैसे तो क्राइम ज़्यादा आप देख सकते हैं नाइजीरिया वगैरह में होता है, पर टेक्निकल क्राइम यहाँ पे कम है। इंडिया में तो स्पेशलाइज्ड है, हम तो बेटा स्पेशलाइज्ड ही हैं, ये तो आपको याद ही रखना है। उसके बाद आता है अगला आपके पास यहाँ पे पहला रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनने जा रहा है। कहाँ पे? तो आपको याद रखना है गुजरात में, ठीक है, आपको याद रखना है। और किसकी मदद से बनेगा? ये तो गौतम अडानी ग्रुप की मदद से बनेगा। और कहाँ पे? इन अ रिमोट एरिया बॉर्डरिंग पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए कि गुजरात जो है वो इंटरनेशनल एक बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर? तो आप याद रखेंगे किसके साथ शेयर करता है ये? पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके CM कौन है? तो CM है भूपेंद्र भाई पटेल, आपको याद रखना है। और अभी यहाँ के गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत, तो आपको याद रखना है आचार्य देवव्रत यहाँ पर आते हैं। और ये जो ग्रीन एनर्जी वाला, मतलब सॉरी ग्रीन रेन्यूएबल, ग्रीन भी बोल सकते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी वाला जो ये पार्क बनेगा, ये कितना गीगावाट होगी इसकी कैपेसिटी? तो आपको याद रखना है 45 गीगावाट, ठीक है। चलिए अच्छा, दस्तलिक ये क्या है आपके पास? एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ है, याद रखना है आपको। और ये हुई भी कहाँ पर है? तो उज्बेकिस्तान में हुई है। और ये कैसी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच में? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। इसका पहला एडिशन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। अगला, पहली वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय ब्रिटेन, ठीक है, आ रही है आपके पास। तो ये कौन है आपके पास? तो ये इनका नाम क्या है? तो इनका नाम अब है या लिंडी कैमरॉन, आपको याद रखना है। और ये किसको रिप्लेस करेंगी? तो मिस्टर एलेक्स एलिस को क्या करेंगी यहाँ पर? रिप्लेस करेंगी, ठीक है। क्लियर है आप सबको? और एम्बेसडर आप सबको पता ही होगा।
कहता है आरबीआई इज कंसिडरिंग एस्टैब्लिशिंग अ डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। ये मैं आपको पहले भी पिछले करंट अफेयर में बता चुकी हूँ कि आरबीआई ने ऐसी बहुत सारी एप्स को पकड़ा है जो क्या करती हैं, जो हमें फ्रॉड जो है वो न्यूज़ देती है, ये जो फ्रॉड जो है वो हमारे साथ करती रहती हैं, उनको यहाँ पर क्या करा था, इस तरीके की एप्स को डिलीट करवाया था। कहता है आरबीआई शेयर्ड 442 डिजिटल लेंडिंग ऐप विद द आईटी मिनिस्ट्री टू वाइट लिस्ट विद गूगल। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी ऐप हैं जो आपको बोलती है ना कि अभी हम लोन दे देंगे, फलाना दे देंगे, ढमकाना दे देंगे, तो वो वही वाली आ गई आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला, कोटक महिंद्रा बैंक लीडिंग इन इक्विटी ऑफर रैंकिंग्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा पहले यहाँ पे कि इक्विटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, है ना, इक्विटी किसे कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखो, जब एक कंपनी क्या करती है, जब कंपनी सेल्स शेयर, ठीक है, क्या करती है, अपने शेयर्स को बेचती है, और कहाँ से बाहर, तो एक मतलब बोल सकते हैं कि अपने बिजनेस के कुछ शेयर्स को बेचती है, किसको, आउटसाइड इन्वेस्टर को, ताकि उसके कैपिटल में बढ़ोतरी हो सके, तो उसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे, इक्विटी ऑफरिंग आप उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक इस लीग में जो है वो इस रैंकिंग में टॉप कर रहा है, आपको याद रखना है। जिसकी अगर हम बात करें विद द प्राइवेट लेंडर, मैंने आपको बोला ना कि बेचती है किसी और को, प्राइवेट इन्वेस्टर को, बीइंग द मैनेजर टू 43 इश्यूज फाइनेंशियल ईयर 24, अ ईयर व्हेन कंपनीज रेज्ड अबाउट 2.9 ट्रिलियन थ्रू अ टोटल ऑफ 400 इशुएंसेस। केएमबी की बात करें अगर हम, तो कितना टेबल यहाँ पे बताया गया है, 31,655 करोड़ इन वैल्यू टर्म्स और इन 10.89 मार्केट शेयर। ठीक है, तो देखो सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा आ रहा है, कौन कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पे आरईसी। आरईसी है क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म आता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। क्या नाम आता है इसका, तो आप याद रखेंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, याद रखना है आपने। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे लिमिटेड। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कहता है आरईसी लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसे किससे नवाजा गया है, तो स्कॉच ईएसजी अवार्ड। और किस फील्ड में नवाजा गया है, तो रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर नवाजा गया है। इसकी अगर हम बात करें तो इसे रजिस्टर किया गया था आरबीआई के द्वारा एज अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी के अंदर इसे ऐड किया गया था। ठीक है, तो बेटा फैक्चुअल न्यूज़ है ये, सीधी सीधी, ज़्यादा घुमाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली वाली। कहता है इंडियन ओपन गोल्फ टाइटल। अब देखो बेटा ये कहाँ से हैं, तो ये जापान से हैं, जिनका नाम क्या आता है आपके पास, काइता नाकाजिमी, याद रखना है इनको। हीरो इंडियन ओपन बाय 4 शॉट्स विद अ टोटल 17 अंडर, सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड। और अहलावत टाइट कौन सा रैंक आया इनका, सेकंड। तो पहला किसका है, जापान वाले का, क्या नाम है इनका, तो आप याद रखेंगे ये जापान के प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, अगला आता है एनुअल यूनिफाइड पेमेंट, यूपीआई। आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। यूपीआई की अगर हम बात करते हैं तो इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है एनपीसीआई, सुना होगा आप सबने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहता है यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 57% राइज हुआ है वॉल्यूम में, और 44% राइज हुआ है किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में। ये पहली बार है जब यूपीआई ट्रांजैक्शन 100 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है एंड क्लोज्ड एट 131 बिलियन इन अ फाइनेंशियल ईयर। हम सबको पता है कि हम कितने ज्यादा इस पर रिलायबल है अब। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास 36.91 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट ओपनड इन फिस्कल ईयर 2024। आप सबको पता है ये कौन सा अकाउंट होता है, देखिए लिखा है, कहता है डीमैट अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म आ जाता है
है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ होल्डिंग अप शेयर और सिक्योरिटीज इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। आप सब ने वो स्कैम वाला देखा होगा ना, हर्षद मेहता वाली, तो आपने देखा होगा उसमें क्या सीन दिखाया गया था कि सबने पेपर पकड़ा हुआ था और पेपर पे लिख रहे थे शेयर वगैरह वगैरह आपने। तो पहले तो यही सिस्टम चला करता था, पर बाद में क्या किया गया था, इसे बाद में 1996 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, ये डीमैट अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया बाय एनएसई के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। और इसके अंदर अब ऑनलाइन क्या किया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप अपने शेयर सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहता है नियरली 3.7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स वर एडेड, कब, 2024 में, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पे। कहता है मार्किंग द लार्जेस्ट इंक्रीज एवर, और एवरेज निकाली जाए तो 30 लाख अकाउंट्स अ मंथ। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में कहता है द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन विथ टू डिपॉजिटरीज, द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस और एक आती है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज, जम्प्ड 11.9% ईयर ऑन ईयर और 15.4 करोड़ टू 11.545 करोड़। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, इतना भारी बात नहीं है, सीधे सीधे जो आ सकता है वो डीमैट अकाउंट पे आ सकता है, वो आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अगला करंट अफेयर क्या है, क्या देखो क्या कहता है। कहता है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने iOS ऐप को लॉन्च करा है, माई CGHS। पहला क्वेश्चन आपके पास कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर किसके पास है, तो आप आंसर टिक करेंगे मनसुख मांडविया के पास, ये आपके पास आती है। अगर हम बात करें CGHS की फुल फॉर्म की बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम स्कीम है ये, मतलब नाम से आपको क्लियर हो गया कि ये सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका मेन काम है मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, किसको, एम्प्लॉयज को। कहाँ के एम्प्लॉयज को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को आपको याद करना पड़ेगा, और जो पेंशन अधिकारी हैं उनके यहाँ पर बात की जा रही है, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं और जो पेंशनर अधिकारी हैं जिन्होंने अपने आप को कभी ना कभी किसमें एनरोल कराया हुआ था, CGHS के अंदर क्या करवाया हुआ था, क्या करवाया हुआ था बेटा आपने, एनरोल कराया हुआ था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो CGHS है जो कि iOS एप्पल यूजर्स के लिए, एंड्रॉयड के लिए भी याद रखना है आपने। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसने तैयार करा है, तो हिमाचल प्रदेश के, लिख लेंगे आप आगे, किसने तैयार करा है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, याद रखेंगे आप, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, क्लियर रखेंगे आप इसको भी। और मैंने अभी आपको बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर किसके पास है, मनसुख मांडविया के पास है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद पारादीप। देखिए बेटा, एक तो आपको बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कितने मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वैसे तो 13 हैं। ठीक है, 13 ही आपने याद रखने, क्योंकि कितने मेजर एयरपोर्ट्स हैं अभी अपने पास, 13 है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा। कहता है जो स्टेट ओन्ड पारादीप पोर्ट है, कहाँ का, उड़ीसा का। अब पारादीप पोर्ट की अगर आप बात करें, ये तो क्लियर हो गया किस राज्य में, यहां से आयरन प्लस एल्यूमिनियम को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने, आयरन प्लस एल्यूमिनियम को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, कहाँ से, इस वाले पोर्ट से। और पारादीप पोर्ट जो है वो एक नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर मैं बता चुकी हूँ आपको पिछली किसी क्लास पे भी कि हार्बर वो जगह होती है जहाँ पे शिप क्या होती है यहाँ पे, या कार्गो खड़ा होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो कहता है ये इंडिया का लार्जेस्ट मेजर पोर्ट बन गया है, किस वॉल्यूम में, कार्गो वॉल्यूम में, और कितना टन बताया गया है यहाँ पे, 145.38 मिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अगर हम बात करें जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है, इसे has been holding the pole position in the cargo handling among the 12 major ports for the last 16 years। वैसे बेटा देखो, वैसे तो 12 मेजर ही हैं, ठीक है, याद रखना है आपने। इसमें से अगर हम, वैसे तो टोटल 13 ही आते हैं, उसमें से एक प्राइवेट ओन्ड है, याद रखना है आपने, और जो बाकी 12 हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कई बार इंटरचेंजेबली अगर 12 में से देखा जाए तो ये टॉप कर रहे हैं, पर वैसे कितने अपने पास 13 मेजर पोर्ट है, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए हो गया आप सबके पास। अगला देखते हैं।
अगला आता है आपके पास कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, तो कौन यहाँ पर जीते हैं? मेन सिंगल वाले में कौन है? तो क्या नाम है इनका? एम थरुण। कहाँ से? तेलंगाना से, जिन्होंने किसे हराया है? मलेशिया के सून जोवेन को यहाँ पर हराया है। और वुमेन सिंगल में अनुपमा उपाध्याय, इन्होंने किसे हराया है? डिफीटेड फेलो इंडियन इशरानी बहरू को यहाँ पर हराया है। ठीक है, कहाँ पर हुआ ये 2024 वाला सेशन? तो आपको याद रखना है यूराल्स्क, और ये कहाँ पर आता है? कजाकिस्तान में आता है। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास। अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर कहता है नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स कन्वेन इन ब्रुसेल। ठीक है, कन्वेन का मतलब होता है बुलाना, समन करना, बुलाना। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कहता है। कहता है अगर हम बात करें नाटो, आप सबने पढ़ा है, सबको पता है। ठीक है, कहता है ये फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे गैदर हुए थे नाटो के हेडक्वार्टर में। कहाँ पर? ब्रुसेल, बेल्जियम में। क्यों? क्योंकि 75th ईयर्स क्या बनाए इन्होंने यहाँ पे, वो कह सकते हो 75 ईयर्स सिंस द साइनिंग ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी। इसीलिए मैंने आपको एक बार पहले पेपर में करंट अफेयर में बताया था कि वॉशिंगटन ट्रीटी को ही क्या कह देते हैं आप? नाटो कह देते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। कहता है कहां पर साइन हुई थी ये? तो 1949 में। और किस डेट को साइन हुई थी? 4 अप्रैल को। इसीलिए इसका कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? 75 ईयर्स इसका मनाया जा रहा है। कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं? 12 हैं, क्लियर रखना है आपने। और कहता है दिस ईयर नाटो डे कम्स जस्ट बी वीक्स आफ्टर, जब स्वीडन ने ज्वाइन करा। कौन सी वाली कंट्री बनी थी ये? 32nd। क्या हम नाटो के मेंबर हैं? आप मुझे बताएंगे। मैं आपको पिछले करंट अफेयर में बता चुकी हूँ नाटो वाले में। आप मुझे बताएंगे क्या हम इसके मेंबर हैं या नहीं हैं। चलिए अगला आता है वाडाज लिस्ट ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स। आप सबको पता है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म आती है, जो ड्रग्स वग्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, कहता है रिपोर्ट पेश की है वाडा ने कि इंडिया के हाईएस्ट परसेंटेज है डोपिंग ऑफेंडर्स अमंग कंट्रीज। आउट ऑफ 4064 सैंपल कलेक्ट किए गए इंडियन एथलीट से, उसमें से 127 इंडिविजुअल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर बैंड सब्सटेंस। अब देखो भाई, कुछ ड्रग्स को तो टोटली बैन किया गया है, तो उनमें भी कितने लोग पाए गए हैं? 127 आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका और बैंकॉक की लेबोरेटरीज जो हैं वो सेकंड और क्या रैंक करती हैं? यहाँ पे 3rd रैंक करती हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें यहाँ पे, तो ये कब बना था वाडा? तो आपको याद रखना है 1999 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो ये कहाँ पर आते हैं? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर आता है? कनाडा में आता है। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है नेशनल सेफ मदरहुड डे, नाम से क्लियर हो जाएगा आपके पास, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस फैलानी है किसमें? माता की हेल्थ पे, मैटरनल हेल्थ पे, वेलनेस पे। मैटरनल हेल्थ को प्रमोट करना है, और मैटरनल जो मोर्टालिटी रेट है, जो मरने का दर है, उसे यहाँ पर क्या करना है? कम करना है। अगर हम इस दिन की बात करें तो इसे कौन यहाँ पे लेकर आ रहा है? व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, अ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है जो किससे डील करती है? माँ और बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके साथ क्या करती है? ये डील करती है। कहता है इंडिया इज सपोजली द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ऑफिशियली डिक्लेयर्ड NSMD डेडिकेटेड फॉर प्रमोटिंग मैटरनल हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बात करती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्या करंट अफेयर आता है? अच्छा, 11 इसे क्यों मनाया जाता है आपको मैं बता देती हूँ। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? कस्तूरबा गांधी की। और आप सबको पता है कस्तूरबा गांधी वॉज द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1869 को पोरबंदर में। उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, आज किसका पार्ट है? गुजरात का। इन्होंने साउथ अफ्रीका में गांधी जी का साथ दिया था जब वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी। और सिविल वॉर किस कम्युनिटी की? तो भाई इंडिया की कम्युनिटी की जो वो है वॉर चल रही थी, उसको वहाँ पे सॉल्व करा था। और अगर हम बात करें तो ये उनके मतलब इन्होंने बहुत काम करा बेटा, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, गांधी जी के साथ बहुत एक्टिव रही है ये। कहता है अकॉर्डिंग टू द UN maternal mortality estimation, India's maternal mortality ratio has declined 384 per 1 lakh live births in the 2000 और 2020 तक कितनी हो चुकी है? 103। अगला आता है पार्किंसन डे, जो कि कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए? देखिए बेटा, कहता है अगर हम इसकी बात करें तो एक डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज कह सकते हैं आप इसे, जिसे पैरालिसिस एजिटेंस भी कहा जाता है। ये एक
क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है, जिसमें आपके हाथ पैर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को डेडिकेट करता है, तो आपको याद रखना है इंग्लिश सर्जन जिनका नाम क्या था, जेम्स पार्किंसन, याद रखेंगे आप, जो कि पहले हु वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करा था, पैरालिसिस एजिटेंस के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, कहता है इसका सिंबल क्या होता है, तो आपको याद रखना है रेड ट्यूलिप आता है विद फ्रिंज ऑफ वाइट, ऑफिशियल सिंबल ऑफ ये वाला आ जाएगा। और ये ब्रेन का एक वो काम, मतलब सीधी बात है बेटा, पैरालाइज मतलब क्या हो गया कि जब आपकी बॉडी का कोई हिस्सा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए अगला आता है होम्योपैथी डे। कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को आपको याद रखना है। ठीक है, और किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं हम यहाँ पे, तो क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हेमन की, जिन्होंने क्या करा था, जिनको फाउंडर माना जाता है किसका, होम्योपैथी का। थीम क्या था, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। और अगर आपको याद हो तो WHO ने ऐसे ही लॉन्च करा था किसे, सराहा को। ये मैं आपको बता चुकी हूँ सराहा के बारे में, आप मुझे बताएंगे। ये AI डिजिटल हेल्थ प्रमोटर थी, आप मुझे बताएंगे इसके बारे में। उसके अलावा आप इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, सराहा वाली को इसके साथ भी। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ये 76th एनिवर्सरी है किसकी, WHO की, क्लियर रखना है, 1948 में ये बना था। और माई हेल्थ माई राइट क्या आता है, इसकी थीम आती है। ठीक है, और सराहा आप मुझे बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपके पास करंट अफेयर खत्म हो जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।